रात का वक्त था। 9 बज रहे थे। रात के इस घनघोर अंधेरे में एक कार हल्की धुंध और कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार में दो व्यक्ति सफ़र कर रहे थे, राजेश और उसका दोस्त विक्रम। ये दोनों एक शादी में शामिल होने के लिए अचलपुर गांव जा रहे थे। अचलपुर गांव में राजेश के फुफेरे भाई अमित की बड़ी बहन की 2 दिन बाद शादी थी। राजेश ने इस शादी को अटेंड करने के लिए अपने प्रिय जिगरी दोस्त विक्रम को भी साथ ले लिया था। इनकी कार एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। इस रास्ते पर चारों ओर सन्नाटा और खामोशी ही दिख रही थी। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए खेत खलियान थे और रोड के साइड में घने पेड़ ही नजर आ रहे थे। एक आध वाहन आते जाते दिख रहा था। रात के इस अंधकार में कार की हेडलाइट की रोशनी सामने का रास्ता दिखा रही थी। राजेश उस कार को ड्राइव कर रहा था और विक्रम उसकी बगल में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी विक्रम कार से बाहर की तरफ देखते हुए बोला, राजेश, अंधेरी रात में इस जगह पर बिखरा सन्नाटा, एक गहरी खामोशी और साथ में चारों ओर जंगल का माहौल बहुत ही डरावना फील करा रहा है और अजीब सा लग रहा है। अगर ये सफ़र हम दिन में करते तो ज़्यादा बेटर होता। विक्रम की बात सुनकर राजेश ने कहा, कम ऑन विक्रम, आज के ज़माने में दिन और रात में क्या रह गया है। इंसान की ज़िंदगी तो भाग दौड़ में 24 घंटे लगी ही रहती है। हाँ, हम लोग दिन में ही निकलते मगर मार्केटिंग के रीज़न के चलते और इम्पोर्टेड काम में बिज़ी होने के कारण लेट हो गए। और गांव का क्षेत्रीय इलाका ऐसा ही होता है। आज तक तो किसी गांव में नहीं गया, इसलिए तुझे ऐसा ही लग रहा है। अब ऊपर वाले का सहारा है, हम लोग सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और कोई गड़बड़ ना हो। जरा संभल कर राजेश, अंधकार की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा, इसलिए गाड़ी कहीं अलग दिशा में मत घुमा देना, कहीं हम लोग किसी दूसरी जगह पर ना पहुंच जाएं। विक्रम मजाकिया अंदाज में बोल पड़ा। उसकी बात पर राजेश ने कहा, रिलैक्स दोस्त, इस गांव में मैं कई बार आ चुका हूं, इसलिए हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, किसी भूतनी से मिलने नहीं। राजेश की बात पर दोनों हंस पड़े। इसी तरह दोनों बातचीत करते और मौज मस्ती में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ही राजेश ने एक तेज ब्रेक मारी और कार के पहिए घिसटते हुए जाम हो गए। इस तेज झटके में विक्रम चौंक गया और बोल पड़ा, क्या हुआ राजेश, कार क्यों रोक दी? दोनों ने देखा, सामने रोड पर एक लड़की शॉल ओढ़े खड़ी थी और वो इस कार को ही देख रही थी। राजेश और विक्रम दोनों आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहे थे। कौन है ये लड़की और इस तरह से बीच राह में क्यों खड़ी है? राजेश ने विक्रम से कहा, राजेश, तो कार स्टार्ट कर और उसके बगल से निकाल, ये कोई आत्मा या चुड़ैल हो सकती है। नॉनसेंस यार, ये भूत प्रेत चुड़ैल इंसानों के दिमाग की एक संकल्पना होती है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बेचारी कोई बेसहारा होगी, लिफ्ट के लिए भटक रही होगी। मगर राजेश, इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है और ये रोड के साइड में ना होकर बीच रास्ते में क्यों खड़ी है? अभी दोनों बातों में मशगूल थे और वो लड़की चलकर उनके पास आ गई। उसके चलने से रात की खामोशी में उसके पैरों की पायल के खनकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा, वो लड़की शॉल ओढ़े हुई थी और चेहरे को ढका हुआ था। उसकी सुंदर नीली आंखें ही दिख रही थी। माथे पर एक सुंदर बिंदिया थी और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इससे पहले वो दोनों उससे कुछ कहते, वो लड़की दुखी स्वर में बोल पड़ी, भगवान के लिए आप लोग मेरी मदद कीजिए। पास के एक गांव में मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हैं, उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है और मेरा वहां पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मगर आप हैं कौन और इस अंधेरी रात में आप अकेले ही? क्या आपके साथ और कोई नहीं है? मेरा मतलब आपके पति। राजेश ने उस लड़की से कहा। पति नाम के शब्द से ही वो लड़की खामोश हो गई। उसकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सर झुका लिया। जब राजेश ने देखा अपने पति का नाम पूछने पर वो दुखी हो गई है
तो उसने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किया और कहा, आई एम सॉरी, आइए हम लोग आपको आगे तक ड्राइव कर देंगे। मगर राजेश, विक्रम बोल पड़ा, रिलैक्स विक्रम, बी केयरफ्री, राजेश ने कहा। विक्रम ने कार का गेट खोला और वो लड़की कार में बैठ गई। उसके बाद कार आगे की ओर बढ़ चली। इसी बीच वो लड़की खामोशी रही और विक्रम की नज़रें उस लड़की की तरफ बार बार देख रही थी और वो लड़की पूरी तरह साइलेंट थी। कुछ देर बाद विक्रम ने उससे पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है? जी राधिका, उस लड़की ने कहा। ओह ब्यूटीफुल नेम, अच्छा है। विक्रम ने कहा, आपको कहाँ पर जाना है? राजेश ने उससे पूछा। जी कुछ ही दूर पर निर्जलपुर गांव का रास्ता है, बस वहीं पर मुझे उतार देना, उस लड़की ने कहा। ओके, आप परेशान मत हो, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, विक्रम ने उससे कहा। उसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे और वो लड़की चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रही थी। अभी कार 2 किलोमीटर के फासले तक चली थी कि वो लड़की बोल पड़ी, भैया आगे जो तिराहा रोड है, कार वहीं रोक देना, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। थोड़ा आगे जाने पर एक चौक पर 3 राह निकले हुए दिखाई दिए। राजेश ने कार वहीं रोक दी। उसके बाद राजेश बोला, आप कहें तो हम लोग आपको थोड़ा और आगे छोड़ दें, इससे आपको आसानी होगी। वैसे भी रात का समय है। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उस लड़की ने कहा और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वो सामने बने हुए एक रास्ते से होते हुए अंधेरे में गायब हो गई। दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद वो लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद राजेश अपने दोस्त विक्रम के साथ अचलपुर गांव में आ चुका था। इन दोनों की मुलाकात पहले राजेश के फुफेरे भाई अमित से हुई। अमित ने राजेश का दिल से स्वागत सत्कार किया। राजेश, ये क्या, तुम तो कह रहे थे शाम तक आ जाऊंगा, मगर इतनी रात कैसे हो गई? अमित ने राजेश के गले लगकर पूछा। कुछ नहीं अमित, तू तो जानता ही है इस समय मैं कितना बिजी रहता हूँ। किसी तरह अपने काम को सेटलिंग करने के बाद मौका मिलते ही अचलपुर गांव की तरफ निकल पड़ा। अरे हाँ राजेश, ये मेरा सबसे खास और प्रिय मित्र विक्रम है। राजेश ने अमित से विक्रम का परिचय कराया। उसके बाद राजेश अपने फूफा और बुआ से मिला। अमित की बड़ी बहन जया, जिसकी शादी में राजेश शरीक होने आया था, राजेश उससे भी मिला। घर में काफ़ी रौनक और चहल पहल थी। सभी रिश्तेदार और जान पहचान के लोग घर में मौजूद थे और उसी रात तेल पूजन की रस्म थी। घर की सभी औरतें अपने कामों में लगी हुई थी। राजेश और विक्रम गेस्ट रूम में रुके। जिस वक्त राजेश गेस्ट रूम में ठहरा हुआ था, उसी वक्त राजेश का कॉल आया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से राजेश को बाहर आना पड़ा। थोड़ी देर बाद राजेश की फ़ोन पर बातें ख़त्म हुई। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजेश पलटा। उसके सामने एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे मोहन, तुम कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? राजेश ने उस व्यक्ति से कहा। अच्छा हुआ तूने मुझे पहचान लिया, वरना मैं सोच रहा था तू शायद मुझे भूल गया। और ये क्या, जब भी तू अचलपुर आता है मुझसे ज़रूर मिलता है, और जब आज तेरा आना हुआ तू मुझे भूल ही गया। अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ भाई, सुबह तो होने देता, मैं तुझसे कल ज़रूर मिलता। ये देख, इस वक्त 11:35 हो रहे हैं। खैर ये बता कैसा है तू, और भाभी जी कैसी हैं? राजेश ने अपने दोस्त मोहन से कहा। सब झक्कास हैं भाई, अच्छी कट रही है, और इस वक्त तेरी भाभी मायके गई हुई है। तू मेरी छोड़ अपनी सुना मेरे दोस्त, शहर में रहकर तू बिल्कुल बदल चुका है। ये बता, तेरे दिल में कोई लड़की उतरी या नहीं? अभी तक किसी को पसंद किया कि नहीं? मोहन की बात पर राजेश मुस्कुराकर बोला, अपनी ज़िंदगी भी सबसे अलग है। मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी और उसके बाद मेरे दिल में ज़्यादा देर नहीं रुकी। इधर राजेश मोहन से गपशप लड़ा रहा था, उधर विक्रम भी वहीं पर आ गया।
राजेश ने मोहन को विक्रम से मिलवाया और उसके बाद इन तीनों ने काफ़ी देर तक आपस में बातचीत की। दूसरे दिन राजेश की नींद खुली तो उसने देखा बिस्तर पर उसका दोस्त विक्रम गायब था। राजेश मन ही मन बोला, लगता है सफ़र के पश्चात भारी थकान होने की वजह से नींद नहीं खुली। मगर यह विक्रम कब उठ गया? कुछ देर बाद राजेश बिल्कुल तैयार हो गया, मगर विक्रम घर पर नहीं था। हर शख्स शादी के कामों में बिजी था। बाद में राजेश को मालूम हुआ विक्रम मोहन के साथ गांव में घूमने गया हुआ है। आखिर विक्रम किसी गांव में पहली बार आया था। नाश्ते के समय राजेश, उसके फूफा और कई रिश्तेदार साथ में थे और उन सभी से बातचीत हुई। उसी समय अमित उसके पास आया और बोला, अरे राजेश, एक मिनट मेरे पास आना, तुमसे कुछ काम है। उसके बाद अमित ने राजेश से कहा, राजेश, हमारे गांव के रणधीर चाचा तुझसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे बहुत ही ज़रूरी काम है तुमसे, तुम उनके घर ज़रूर जाना। ठीक है अमित, मैं उनसे मिल लूँगा, राजेश ने कहा। रणधीर गुप्ता अचलपुर गांव के सबसे अमीर और हैसियत वाले इंसान हैं। उनका अचलपुर में काफ़ी मान सम्मान और नाम है। इनके छोटे भाई इस गांव के प्रधान हैं। जब राजेश अगली बार अचलपुर गांव आया था तब रणधीर गुप्ता से उनकी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 10 बजे के करीब राजेश और उसका दोस्त विक्रम रणधीर गुप्ता के घर पहुंचे। अभी दोनों घर में दाखिल होते उसी समय एक लड़की जल्दबाजी में राजेश से टकरा गई, जिससे उसके हाथों में थमी हुई कुछ किताबें ज़मीन पर गिर गई। राजेश ने देखा पिंक कलर के सूट में एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो लड़की राजेश को देखकर घबरा गई और तुरंत ही बोल पड़ी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो रही थी इसलिए जल्दबाजी में आपसे टकरा गई। उसके बाद वो लड़की अपने बालों को साइड में करते हुए नीचे पड़ी किताबों को उठाने ही वाली थी कि राजेश ने उन किताबों को उठाकर उसे देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए। जी थैंक्स। आप लोग कौन हैं? उस लड़की ने कहा। हम लोग गुप्ता जी के मेहमान हैं, क्या वो घर पर हैं? इस बार विक्रम बोला। जी हाँ, पापा घर पर हैं। उसके बाद वो लड़की स्कूटी पर बैठकर वहाँ से चली गई। उस घर में राजेश और विक्रम की मुलाकात एक महिला से हुई। वो महिला रणधीर गुप्ता की धर्मपत्नी थी। राजेश ने उन्हें नमस्कार किया। गुप्ता की पत्नी ने राजेश को तुरंत ही पहचान लिया और उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद गुप्ता जी आए। उनकी पत्नी ने अकेले में उनसे कहा, अजी, राजेश घर पर आया है, लड़का अच्छा है, इस बार आप उससे बात कर लीजिए। रणधीर गुप्ता राजेश से मिलकर बहुत खुश हुए। उन दोनों का अच्छे से मेहमान नवाजी की गई। बातों ही बातों में राजेश को पता चला गुप्ता जी ने अपनी बेटी नीलिमा के वर के रूप में राजेश को पसंद किया है। अगर इससे राजेश की सहमति हो और वो हमारी बेटी को पसंद करे तो बात आगे बढ़ाई जाए। इसी बीच गुप्ता की पत्नी बोल पड़ी, और हमारी बेटी नीलिमा काफ़ी सुंदर, सुशील, गुणवान है, पढ़ी लिखी है और सरकारी स्कूल में एक टीचर है, और हमारी बेटी के लिए हमारी नज़र में तुमसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी तरफ से इस रिश्ते की स्वीकृति हो तो हमारी बेटी को देख लो और उसे पसंद कर लो। इस रिश्ते की बात सुनकर राजेश के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। इससे पहले वो कुछ कहता, उसका दोस्त विक्रम बोल पड़ा, आंटी जी, क्या आप अपनी बेटी की कोई तस्वीर हमें दिखा सकती हैं? मैं उम्मीद से कहता हूँ राजेश आपकी बेटी को ज़रूर पसंद आएगा। जब विक्रम ने गुप्ता की बेटी की फ़ोटो देखी तो वो चौंक गया। अरे ये तो वही लड़की है जो हमें अभी बाहर मिली थी। अरे राजेश, ये लड़की तो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तेरी इसके साथ जोड़ी भी अच्छी रहेगी, क्या बोलता है? विक्रम ने धीरे से राजेश से कहा। उसके बाद राजेश ने लड़की की फ़ोटो देखी। उसे भी लड़की पसंद आई। उसने इस रिश्ते के लिए अपनी अनुमति तो दे दी, मगर इसके लिए उन्हें उसके फूफा, बुआ, अमित और राजेश के चाचा से बात करनी होगी।
राजेश के चाचा जया के बारात वाले दिन आएंगे और साथ में वो अपनी लड़की से भी बात कर लेंगे। अभी राजेश वहाँ से लौटने ही वाला था, तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी हुई 3 तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें से एक लड़की भी थी जिसकी नीली आंखें थी और वो उस तस्वीर में एक सुंदर सुशील लड़की लग रही थी। इन तीनों तस्वीरों पर मालाएं चढ़ी हुई थी। इसका मतलब साफ था, इस लड़की का निधन हो चुका है। राजेश के पूछने पर गुप्ता जी ने बताया, ये हमारे घर की बहू थी। इस लड़की की शादी हमारे बेटे अरुण से हुई थी, जिसका 2 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। और अपनी पत्नी के मौत के बाद से मेरा बेटा दुख और गम में हमसे दूर होता चला गया और किसी तरह से हम अपने बेटे को संभाल पाए हैं। राजेश उस लड़की को आश्चर्य और हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। उसके बाद वो वहां से वापस लौट आया। उसी शाम राजेश छत पर अकेला एक सोच में डूबा हुआ था। उसी समय विक्रम उसके पास आया और बोला, क्या बात है राजेश, जब से तुम गुप्ता के घर से वापस आए हो एक गहन चिंता में हो। एनी प्रॉब्लम माय फ्रेंड? राजेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, विक्रम, रणधीर अंकल ने अपनी बहू के विषय में जो कुछ भी बताया वो गलत है। क्या मतलब? विक्रम ने फट से कहा, मतलब उस तस्वीर में नजर आई वो लड़की शायद जिंदा है। राजेश ने विक्रम से कहा, वाट? ये सुनकर विक्रम को मानो एक झटका लगा। तुझे याद है ना विक्रम, जब हम लोग अचलपुर गांव आ रहे थे, रास्ते में हमें एक लड़की मिली थी, हूबहू उसी तरह की नीली आंखें। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है वो लड़की यही तस्वीर वाली थी। राजेश ने विक्रम को एक अनहोनी बात बताई। उसकी बात पर विक्रम बोल पड़ा, ये तू क्या बोल रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की कोई और थी। राजेश, इस तरह के टेंशन को अपने दिमाग से निकाल और नीचे आ जा। अमित के साथ नीचे सभी लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। विक्रम ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर राजेश का दिमाग इसी में घूम रहा था। वो एक उलझन और एक कश्मकश में विक्रम के साथ नीचे चला आया। रात का वक्त था, 8 बज रहे थे। अंधेरा चारों ओर अपनी छवि बिखेर चुका था और रात के इसी अंधेरे में एक रिक्शा हौले हौले चलता हुआ एक नहर की नुक्कड़ पर आकर रुका। उसके बाद उस रिक्शे वाले ने रिक्शा पर बैठी एक औरत से बोला, बहन जी, ये नहर का रास्ता सीधे अचलपुर गांव को जाता है। यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है। आप इसी राह से चली जाइए, आप अचलपुर गांव पहुँच जाएंगी। उस रिक्शे पर बैठी हुई लाल साड़ी में लिपटी एक औरत रिक्शे से उतरी और अचलपुर जाने वाली राह की तरफ बढ़ निकली। थोड़ी देर बाद वो औरत अचलपुर गांव में आ चुकी थी। उसने अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाई। उसके बाद उस गांव को देखा। उसे गुजरे हुए कल के कुछ दृश्य नजर आने लगे जो कभी उसने अपनों के साथ इस गांव में बिताए थे। इन दृश्यों को देख उसकी सुंदर नीली आंखों में आंसू मोती बनकर बहने लगे और पल भर में ही उसका चेहरा कठोर हो गया। एक नफरत की आग उसके दिल में दहक रही थी। किसी से प्रतिकार लेने का अब समय आ चुका है और इसे अंजाम देने का वक्त भी। इधर घर में काफ़ी रौनक थी। बारात से पूर्व विवाह की सभी रस्में पूरी हो रही थी। नाच गाना बजाना सब आरंभ था। सभी लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे थे। इसी चहल पहल और खुशियों के बीच विक्रम का फ़ोन बज उठा। विक्रम महफिल से बाहर आया। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। ये कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। इस कॉल को देखते ही विक्रम का मुंह खुला रह गया। उसने मन में कहा, विक्रम बेटे, आज तो तू गया, तेरी अच्छी वाट लग जाएगी। जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया, उधर से उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बरस पड़ी। ओह माय स्वीट प्रिया, इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? अगर मैं भूल गया था, तुमने तो मुझे याद कर ही लिया। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब माफ़ भी कर दो। देखो, इस तरह से नाराज़ नहीं होते बेबी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, सच में। देखो, इस वक्त मैं फ़ोन पर तुम्हारे सामने कान पकड़कर उठक बैठक भी नहीं लगा सकता, सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ ना। इस बार मुझसे खता हो गई, आगे याद रखूँगा।
ओके। बस कल बारात है, उसके बाद विदाई होते ही मैं शहर आ रहा हूँ। फ़ोन पर बातें करते हुए विक्रम को पता ही नहीं चला वो कब गांव से बाहर आ गया। जब फ़ोन कट हुआ तो उसकी नज़र गांव के बाहर जाती हुई एक राह पर पड़ी और पास में ही एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के आसपास लगे हुए घने पेड़ और अंधकार में डूबे हुए दूर दूर तक फैले हुए खेत नजर आ रहे थे। साथ में बागों से आती जानवरों की रुदन साफ सुनाई दे रही थी। ओह गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं गांव से बाहर आ गया। और रात के समय इस जगह पर कितना सन्नाटा दिख रहा है। जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा है और ये जानवरों के रुदन आसपास के वातावरण को भयभीत कर रहे हैं। विक्रम मन ही मन बुदबुदाया। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो वो चौंक पड़ा। हे भगवान, 12:40। रात बहुत हो गई। इससे पहले किसी अनहोनी से सामना ना हो जाए। मुझे चलना चाहिए। क्या करूं यार, भूत प्रेतों से तो मैं बहुत डरता हूं। जैसे ही विक्रम वापस लौटने लगा उसी पल चमगादड़ों की एक फौज उड़कर उसके सामने से निकल गई और तरह तरह की आवाज़ें आसपास से आने लगी। ये देख विक्रम की कपकपी छूट गई। उसका दिल धक धक करने लगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। जब उसकी नज़र तालाब के पास पड़ी तो उसके रोए खड़े हो गए, आंखें फटती चली गई। सामने तालाब के पास साड़ी पहने हुई औरत का साया नजर आया जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अब तो विक्रम की हालत और भी बुरी हो गई और विक्रम के देखते देखते उस स्त्री ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके लहलहाते बाल, चमकती आंखें, भयानक डर का माहौल विक्रम के खौफ को और भी दुगना कर रहा था। हे भगवान, कौन है ये औरत? कहीं ये एक डर और दहशत चारों ओर फैली हुई थी। उस औरत को देख विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो वहीं पर स्थिर हो गया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और विक्रम तुरंत ही भय से पीछे पलटा। सामने मोहन खड़ा था। विक्रम को इस तरह से डर और खौफ में देखकर मोहन बोल पड़ा, विक्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और काफ़ी डरे हुए भी लग रहे हो। क्या बात है भाई? मोहन को सामने देख विक्रम ने उसे तालाब की तरफ इशारा करके बोला। मोहन। वो इतना कहकर विक्रम की बोलती बंद हो गई। अब उस स्थान पर वो औरत नहीं थी। पल भर में वो औरत वहां से गायब। अब तो विक्रम हक्का भक्का अचंभित होकर कभी घने पेड़ों की तरफ देखता तो कभी मोहन की तरफ। इधर गांव में राजेश घर के बाहर एक चेयर पर बैठा किसी ख्यालों में डूबा था। उसी समय किसी काम से अमित बाहर आया और राजेश को देख उसके पास आकर बोला, अरे राजेश, सुना है रणधीर चाचा अपनी बेटी नीलिमा की शादी तुमसे करना चाहते हैं। क्या ये सच है? राजेश ने अमित की तरफ देखा और कहा, हाँ अमित, ये सच है। आज मेरी इसी विषय पर उनसे बात हुई थी। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। वैसे गुप्ता की बेटी नीलिमा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सरकारी जॉब भी करती है, साथ में सुंदर होने के साथ संस्कारी भी है। क्या ये बात तुमने माँ और पिताजी से कही? अभी नहीं राजेश। जब मैं गुप्ता जी के घर गया था एक अजीब सा तथ्य मेरे सामने आया और यहीं से एक अनोखे सवाल का पहलू विडंबना बनकर मेरे दिमाग में भंवर की तरह घूम रहा है। राजेश चेयर से उठते हुए बोला, क्या मतलब राजेश, मैं कुछ समझा नहीं। अमित ने कहा। राजेश ने पलटकर अमित की तरफ देखा और कहा, अमित, अभी तो इसे कन्फर्म करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी सही निष्कर्ष सामने आएगा। अमित राजेश की अनसुलझी बात को समझ नहीं पाया और आश्चर्यचकित होकर राजेश को ही देख रहा था। नीली आंख के तीसरे उपाध्याय में एक दिलचस्प मोड़। विक्रम ने उस रात की घटना अपने दोस्त राजेश से शेयर नहीं की और ना ही मोहन ने इस बात का खुलासा किसी से किया, क्योंकि वो समझता है विक्रम को भूले भटके कुछ वहम हुआ था। मगर ये सब घटनाएं आने वाले भविष्य में राजेश
और विक्रम के लिए एक अनोखी और अजीब स्थिति पैदा करने वाली हैं। और जो रिश्ते एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उसी रिश्ते से संबंधित एक अनसुलझा हुआ तार एक नई कहानी से जुड़ने जा रहा है। और इससे पहले जो अनुभव राजेश को हो रहा है, वही हकीकत बनकर सामने आने वाला है। और इसी सच्चाई से अचलपुर गांव में एक हलचल मच जाएगी। आज शाम को जया की बारात आने वाली है, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही थी। बारात का स्वागत करने के लिए हर शख्स अपने कामों में लगा हुआ है और हर तरफ सजावट की जा रही थी। उसी दिन राजेश के चाचा भी आ गए और सभी से मिले। करीब 2 या 3 बजे राजेश विक्रम के साथ पास के एक कस्बे के एक मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए निकल गया। अचलपुर गांव से ये कस्बा 3 किलोमीटर दूर था और वो दोनों उसी कस्बे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी राजेश ने देखा विक्रम खामोश गुमसुम सा था, ना बोल रहा था, ना ही किसी प्रकार से हंसी मजाक के मूड में था। ये देखकर राजेश को अजीब सा लगा। आखिर उसने विक्रम से पूछ ही लिया, क्या बात है विक्रम, तुम इतने खामोश और टेंशन में क्यों हो? क्या प्रिया से झगड़ा हो गया? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो विक्रम बात को टालने की कोशिश में था, मगर राजेश कहाँ मानने वाला था। जब राजेश ने ज़्यादा फोर्स किया तो विक्रम ने उससे कहा, राजेश वो क्या है कि इससे पहले विक्रम अपनी बात पूरी करता, उसी समय सामने रोड पर एक लड़की उन दोनों को दिखी और वो हाथ से कार को रोकने का इशारा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, स्टॉप प्लीज़, कार को रोकिए। राजेश ने कार को ब्रेक मारी और कार रुक गई। जब उन दोनों ने उस लड़की को पास से देखा तो चौंक गए। अरे ये तो नीलिमा है, रणधीर गुप्ता की लड़की। विक्रम ने कहा, प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। सामने रोड पर एक बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे काफ़ी चोट आई है, खून भी बहुत बह रहा है। आप उसकी मदद कीजिए और उसे हॉस्पिटल ले चलिए, वरना वो मर जाएगा। नीलिमा ने उन दोनों से विनती की। नीलिमा की बात सुनकर दोनों फौरन कार से बाहर आए और सामने देखा सड़क पर एक बुजुर्ग शख्स चोटिल पड़ा हुआ है। सर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे काफ़ी खून बह रहा था। आसपास कई लोग खड़े थे और पास में ही नीलिमा की स्कूटी खड़ी हुई थी। वहां उपस्थित कुछ लोग एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे। राजेश और विक्रम उस जगह पर पहुंचे और लोगों की मदद से उस बुजुर्ग को कार में बिठाया। उसके बाद नीलिमा से कहा, आप बेफिक्र रहिए, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। तब नीलिमा ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद राजेश और विक्रम उस बुजुर्ग को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने उस बुजुर्ग को देखा और कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की जान बच गई। तब तक उसके घर वाले भी आ गए थे। जब राजेश और विक्रम हॉस्पिटल से लौट रहे थे, उसी समय बाहर नीलिमा उन्हें मिली। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप में इंसानियत का जज्बा है। नीलिमा ने उन दोनों से कहा। नीलिमा जी, शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप में भी दूसरों के लिए वो दर्द है जो आज के ज़माने में बहुत कम लोगों में होता है। नीलिमा के लबों पर हल्की मुस्कान आई और उसके बाद वो बोल पड़ी, आप दोनों तो वही हैं जो उस दिन मेरे घर आए थे। जी हाँ नीलिमा, हम वही हैं जिस दिन आप हमें मिली थी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम आपको एक सरप्राइज़ दें। विक्रम, राजेश बीच में ही बोल पड़ा। सॉरी दोस्त, विक्रम ने कहा। इसके बाद इन तीनों में काफ़ी बातें हुई। इसी बीच नीलिमा को पास से देखने और जानने पहचानने का मौका राजेश को मिला। नीलिमा एक अच्छी लड़की थी, उसके अंदर सुंदरता के साथ सभ्यता और इंसानियत भी, और राजेश ये समझ चुका था। उसके बाद राजेश और नीलिमा की अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन नीलिमा को ये नहीं मालूम था उसके हमसफ़र के रूप में उसके पेरेंट्स राजेश को चुन चुके थे।